इंडियन मास्टरमाइंड्स के वीकली न्यूज शो ब्यूरोक्रेसी दिस वीक में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं सृजन गिरदोनिया। सबसे पहले देखते हैं इस हफ्ते की सुर्खियां। सोचिए एक युवा जो अपने सपनों की उड़ान भर रहा है लेकिन यूपीएससी की मंजिल तक पहुंचते पहुंचते रह जाता है। क्या उसके टैलेंट को वहीं रुक जाना चाहिए? दूसरा, कूटनीति के पेचीदा रास्तों पर भारत कैसे अपने रिश्ते साध रहा है, खासकर दुनिया के सबसे रहस्यमयी देश नॉर्थ कोरिया के साथ। और फिर जानेंगे उत्तर प्रदेश से आ रही वो खबरें जहां कुर्सी की जंग और ट्रांसफर के खेल ने कई बड़े नामों को मुश्किल में डाल दिया है। सोचिए एक यंग एस्पिरेंट्स, मान लीजिए पंजाब के एक छोटे से गांव से, जिसने अपने कॉलेज में टॉप किया, देश की सेवा करने का सपना देखा और उसने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए कई साल दिए। वो प्रीलिम्स क्लियर करता है, फिर मेंस और आखिर में इंटरव्यू देता है। वो नॉलेजेबल है, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं और उसमें लीडरशिप पोटेंशियल भी है। लेकिन यूपीएससी की फाइनल लिस्ट में उसका नाम नहीं आता। उसका दिल टूट जाता है। हर साल लाखों लोगों की यही कहानी होती है। और ये वो लोग नहीं हैं जो फेल हुए हैं, ये वो लोग हैं जो एक्सेप्शनली ब्राइट हैं, जिनमें डीप एनालिटिकल स्किल्स हैं और प्रेशर में भी परफॉर्म करने की एक प्रूवन एबिलिटी है। लेकिन क्योंकि वो सिलेक्ट नहीं हुए तो वो क्या करेंगे? इतने समय से ये इमेंस टैलेंट पूल, ये प्रतिभा ज्यादातर अनटैप्ड थी। लेकिन अब यूपीएससी ने लॉन्च किया है प्रतिभा सेतु, द टैलेंट ब्रिज। और इसका पूरा नाम है प्रोफेशनल रिसोर्स एंड टैलेंट इंटीग्रेशन ब्रिज फॉर हायरिंग एस्पिरेंट्स। ये यूपीएससी की पब्लिक डिस्कोर्स स्कीम या पीडीएस का ही एक अपग्रेडेड रूप है जो 20 अगस्त 2018 से चल रही थी। तब यूपीएससी अपनी वेबसाइट पर नॉन रिकमेंडेड विलिंग कैंडिडेट्स की डिटेल्स पब्लिश करता था। लेकिन अब प्रतिभा सेतु के तहत वेरीफाइड एम्प्लॉयर्स, जिनमें मिनिस्ट्रीज, पीएसयूज, ऑटोनॉमस बॉडीज और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं, सीधे इन उम्मीदवारों की जानकारी एक्सेस कर सकते हैं। ये एक स्मार्ट डिजिटल मैचमेकर की तरह है, लेकिन जॉब्स के लिए। इस स्कीम में सिविल सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, एसीज, इंजीनियरिंग सर्विस, कंबाइंड जियो साइंटिस्ट, सीडीएस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस या इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस और कंबाइंड मेडिकल सर्विस जैसी परीक्षाओं के उम्मीदवार शामिल हैं। ध्यान दें कि एनडीए एंड एनए और लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम्स जैसे कि सीबीआई, डीएसपी, एलडीसीई, सीआईएसएफ, एसीई, एक्सीएलडीसीई और एसओ या स्टेनो ग्रेड 1 एलडीसीई इसमें कवर नहीं है। पहले लिस्ट वेबसाइट पर दिखती थी, लेकिन अब कमीशन ऑर्गेनाइजेशंस को लॉगिन आईडीज देता है ताकि वे सीधे इन कैंडिडेट्स को वॉलंटरी रिक्रूटमेंट के लिए चुन सके। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी कमीशन के पोर्टल के जरिए खुद को रजिस्टर कर सकती है। ये यूपीएससी प्रतिभा सेतु एक प्लेटफॉर्म देता है एम्प्लॉयर्स को ऐसे नॉन रिकमेंडेड विलिंग कैंडिडेट्स को चुनने का जो ऑलमोस्ट उतने ही मेरिटोरियस हैं जितने की रिकमेंडेड कैंडिडेट्स। और ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक सेकेंड गेटवे की तरह है जो कि परीक्षा के दायरे से बाहर उन्हें शाइन करने का मौका देती है। ये पहल टैलेंट यूटिलाइजेशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में एक जरूरी कदम साबित हो सकती है। इसका गोल ये इंश्योर करना है कि यूपीएससी एग्जाम के थ्रू अपनी कैपेबिलिटीज को प्रूव करने वाले कैंडिडेट्स को ऑल्टरनेट करियर अपॉर्चुनिटीज मिल सके, जिससे उनकी स्किल्स का बेहतर उपयोग हो सके। ये उन सभी के लिए एक मौका है जिन्होंने कड़ी मेहनत की और अपनी काबिलियत दिखाई। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ी एक दिलचस्प और स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट। दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जिनके साथ रिश्ते मेंटेन करना एक डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट होता है। नॉर्थ कोरिया या डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया डीपीआरके उन्हीं में से एक है। अक्सर मीडिया में इसकी न्यूक्लियर प्रोवोकेशंस और आइसोलेशन की खबरें आती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत के नॉर्थ कोरिया के साथ पुराने और नुआंस्ड डिप्लोमेटिक टाइज हैं? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने 2008 बैच की आईएफएस ऑफिसर आलियावती लोंगकोमेर को नॉर्थ कोरिया में भारत का अगला एम्बेसडर नियुक्त किया है। लोंगकोमेर फिलहाल पैराग्वे में चार्ज डी अफेयर्स एड इंटरिम है और जल्द ही प्योंगयांग में अपनी नई पोस्टिंग संभालेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चार्ज डी अफेयर्स एड इंटरिम क्या होता है? ये वो डिप्लोमेट होते हैं जो एम्बेसडर या मिनिस्टर की टेम्परेरी गैर मौजूदगी में एम्बेसी का सारा काम संभालते हैं। पैंडेमिक की वजह से 4 साल पहले जुलाई 2021 में नॉर्थ कोरिया में हमारा दूतावास बंद हो गया था। आखिरी इंडियन एम्बेसडर थे अतुल मल्हारी गोटसुर्वे। एम्बेसडर के तौर पर मिस्टर लोंगकोमेर भारत की लिमिटेड लेकिन हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट
डिप्लोमेटिक प्रेजेंस को नॉर्थ कोरिया में मैनेज करेंगे और इंडिया की प्रिंसिपल्ड फॉरेन पॉलिसी स्टैंड के हिसाब से म्यूचुअल कोऑपरेशन को आगे बढ़ाएंगे। इंडिया और नॉर्थ कोरिया के बीच 1960 के दशक से ही कॉर्डियल और कोऑपरेटिव डिप्लोमेटिक टाइज रहे हैं। कॉन्सुलर रिलेशंस मार्च 1962 में स्टैब्लिश हुए। 1968 में डीपीआरके में कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया खुला और एम्बेसी लेवल डिप्लोमेटिक रिलेशंस 10 दिसंबर 1973 को स्थापित हुए। भारत ने कोरियन वॉर, जो कि 1950 से 1953 के बीच चली थी, उसके बाद न्यूट्रल नेशंस रिपेट्रिएशन कमीशन में भी अहम भूमिका निभाई, जिसकी अध्यक्षता मेजर जनरल के.एस. थिमैया ने की थी, जिन्होंने प्रिजनर्स ऑफ वॉर की वापसी में मदद की थी। इंडिया के इस रोल को इंटरनेशनल प्रेज मिला था। भारत ने दिसंबर 2024 में प्योंगयांग में अपनी एम्बेसी फिर से खोली है, लगभग 4 साल बाद। ऑपरेशंस फिर से शुरू करने से पहले न्यू दिल्ली ने सिक्योरिटी इवैल्यूएशंस और एंटी सर्विलेंस प्रोटोकॉल्स लागू किए हैं। ये डिप्लोमेटिक री एंगेजमेंट ऐसे समय में हो रहा है जब नॉर्थ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच टेंशंस बढ़ रही हैं। इसके बावजूद भारत ने प्योंगयांग के साथ अपने संबंधों में एक बैलेंस्ड और मेजर्ड अप्रोच बनाए रखा है। यूएन इम्पोज्ड सैंक्शंस का पालन करते हुए इंडिया ने 2017 में नॉर्थ कोरिया के साथ ट्रेड सस्पेंड कर दिया था, लेकिन इस कदम ने और नॉर्थ कोरिया के पाकिस्तान के मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के परसीव्ड सपोर्ट ने भी दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़े नहीं। न्यू दिल्ली की क्वाइट डिप्लोमेसी का एक उदाहरण 2018 में फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स वीके सिंह का नॉर्थ कोरिया दौरा था। उस ट्रिप के दौरान प्योंगयांग ने कथित तौर पर अश्योरेंसेस दी थी कि वो भारत की सुरक्षा के लिए कोई थ्रेट नहीं होगा। इंडिया ने नॉर्थ कोरिया को ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट भी दिया है, जैसे फूड एंड मेडिकल एड, और नॉर्थ कोरियन डिप्लोमैट्स और साइंटिस्ट्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलाए हैं। ये अप्रोच नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर प्रोवोकेशंस की हमारी आलोचना को केयरफुली कैलिब्रेटेड एंगेजमेंट के साथ बैलेंस करने की भारत की स्ट्रेटजी को दिखाता है। नॉर्थ कोरिया की चाइना पर अनईजी रिलायंस भी भारत के स्ट्रेटेजिक आउटलुक में एक की कंसिडरेशन है। प्योंगयांग के साथ वर्किंग रिलेशनशिप बनाए रखकर इंडिया बीजिंग के ओवरवेलमिंग इन्फ्लुएंस के सामने खुद को एक मॉडेस्ट काउंटरवेट के रूप में पोजीशन करना चाहता है। भारत और नॉर्थ कोरिया नियमित रूप से फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस या FOC के जरिए डायलॉग बनाए रखते हैं। भारत ने कोरियन पेनिनसुला में पीस, रिस्ट्रेंट और डीन्यूक्लियराइजेशन की लगातार वकालत की है। भारत ने अप्रैल और सितंबर 2018 के इंटर कोरियन समिट्स और सिंगापुर और हनोई में हुए हिस्टोरिक ट्रंप किम समिट्स जैसी शांति पहलों का स्वागत किया है। मिस्टर लोंगकोमेर की ये नई भूमिका भारत के डिप्लोमेटिक आउटरीच को दुनिया के सबसे आइसोलेटेड रिजीम्स में से एक के सामने रखती है। आपका क्या मानना है? क्या इंडिया को नॉर्थ कोरिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखने चाहिए, या ऐसा करके न्यू दिल्ली एक डिक्टेटरशिप को लेजिटिमेसी दे रहा है? आप अपने विचार हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। अब अगली 2 खबरों के लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश, जो हमें बताती हैं व्हाट नॉट टू डू इन ब्यूरोक्रेसी। पहली खबर है कानपुर से, जहां एक प्रशासनिक विवाद ने सियासी भूचाल ला दिया है। ये सिर्फ 2 अधिकारियों की बात नहीं, बल्कि एक ऐसे मुद्दे की है जिसने बीजेपी के भीतर की दरारों को भी उजागर कर दिया है। हम बात कर रहे हैं कानपुर के डीएम और सीएमओ के बीच चल रही तनातनी की। इस कहानी के केंद्र में है कानपुर के डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह, एक तेज तर्रार IAS अफसर जो 5 महीने पहले ही कानपुर आए। उनके साथ ही सीएमओ बने डॉक्टर हरिदत्त नेमी, जिन पर शहर की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने में नाकाम रहने के आरोप हैं। फरवरी 2025 में डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने सीएमओ ऑफिस का एक सरप्राइज इंस्पेक्शन किया। डॉक्टर नेमी और कई स्वास्थ्य अधिकारी बिना बताए गायब मिले। बाद में स्वास्थ्य केंद्रों के निरीक्षण में भी धांधली और कमजोर व्यवस्था ढांचा सामने आया। डीएम ने तुरंत राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी और सीएमओ के ट्रांसफर की सिफारिश कर दी। आरोप थे सरकारी आदेश ना मानना, अधिकारियों को मानसिक रूप से परेशान करना और ट्रांसफर पोस्टिंग में रिश्वतखोरी। सीएमओ ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। फिर आया वो टर्निंग पॉइंट जिसने इस विवाद को पब्लिक बना दिया। सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई जिसमें कथित तौर पर डॉक्टर नेमी डीएम को अटेंशन सीकर और हर चीज का क्रेडिट लेने वाला बता रहे थे। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक रिव्यू मीटिंग में डीएम ने सीएमओ को इस ऑडियो के बारे में घेरा तो नेमी ने इसे AI जनरेटेड बताया। डीएम ने उन्हें FIR दर्ज कराने की सलाह दी, जिससे टेंशन और बढ़ गई। मीटिंग में डीएम ने सीएमओ को बाहर जाने भी कह दिया।
इसके बाद तो दोनों अधिकारियों ने एक्स पर अपने अपने बचाव में वीडियो पोस्ट किए, जिससे आग और भड़क गई। आखिरकार 19 जून 2025 को राज्य सरकार ने डॉक्टर हरिदत्त नेमी को सस्पेंड कर दिया। उन पर भर्ती नोटिस जारी ना करने, इंटरव्यू रिजल्ट में देरी और एक सीनियर फाइनेंस अधिकारी को गलत तरीके से रिलीव करने जैसे आरोप लगे। डॉक्टर उदयनाथ को कानपुर का नया सीएमओ बनाया गया है। सस्पेंड होने के बाद डॉक्टर नेमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और डीएम पर जाति आधारित भेदभाव और वसूली के गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि डीएम उन्हें दलित होने के कारण अपमानित करते थे और कहते थे कि उनमें दिमाग नहीं है और पैसे कमाना नहीं आता। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि डीएम नाराज थे क्योंकि उन्होंने करप्ट एसीएमओ के ट्रांसफर को रोका था। डॉक्टर नेमी अब इस सस्पेंशन को कोर्ट में चुनौती देने वाले हैं। डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने इन आरोपों को निराधार बताया है और कहा कि यह अनुशासनहीनता है। इस झगड़े ने उत्तर प्रदेश बीजेपी के भीतर भी दरार डाल दी है। कुछ बीजेपी एमएलए जैसे स्पीकर सतीश महाना, सुरेंद्र मैथानी और अरुण पाठक सीएमओ के समर्थन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को चिट्ठी लिख चुके हैं। वहीं एमएलए अभिजीत सिंह सांगा और महेश त्रिवेदी डीएम के पक्ष में खड़े हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तो इसे सीएम वर्सेस डेप्यूटी सीएम की लड़ाई बताकर बीजेपी की अंदरूनी कलह पर तंज कसा है। अब चलते हैं इस हफ्ते की आखिरी खबर की ओर। लखनऊ में चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन को और मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। ट्रांसफर में इररेगुलरिटीज को लेकर 2 सीनियर आईएएस ऑफिसर्स को उनके पद से हटा दिया गया है। जिन 2 वरिष्ठ अधिकारियों पर यह कार्रवाई हुई है वो हैं समीर वर्मा आईएएस, जो आईजी रजिस्ट्रेशन के तौर पर काम कर रहे थे, और भवानी सिंह खंगारोत, जो कि आईएएस हैं, जो निदेशक प्रशासन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के पद पर थे। इन दोनों अधिकारियों को उनके मौजूदा पदों से हटा दिया गया है और वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया है। वेटिंग लिस्ट का मतलब है कि फिलहाल उनके पास कोई एक्टिव चार्ज नहीं है। उनके हटने के बाद इन पोजीशंस का एडिशनल चार्ज दूसरे आईएएस अधिकारियों को सौंपा गया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्टैंप रजिस्ट्रेशन एंड ट्रांसपोर्ट अमित गुप्ता को अब इंस्पेक्टर जनरल रजिस्ट्रेशन का अतिरिक्त प्रभार मिला है। वहीं स्पेशल सेक्रेटरी मेडिकल आर्यका अखौरी को निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा प्रशासन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ये इंटरिम अरेंजमेंट है, डिपार्टमेंट के काम में व्यवस्था और विश्वसनीयता को बहाल करने का एक कदम है, जबकि एक गहरी जांच चल रही है। ये बड़ा रिशफल तब हुआ जब स्टैंप और रजिस्ट्रेशन विभाग के 200 से ज्यादा अधिकारियों के ट्रांसफर में भारी अनियमितताएं सामने आई, जिनमें सब रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रेशन क्लर्क शामिल थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन ट्रांसफर्स पर तुरंत रोक लगा दी और एक हाई लेवल जांच के आदेश दिए। बुधवार को प्रिंसिपल सेक्रेटरी अमित गुप्ता ने 59 सब रजिस्ट्रार, 114 जूनियर असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन क्लर्क और 29 नए प्रमोट हुए सब रजिस्ट्रार के ट्रांसफर आदेशों पर रोक लगा दी है। इन ट्रांसफरों को जल्दबाजी में गैर पारदर्शी और कथित तौर पर वित्तीय लेन देन और भाई भतीजावाद से प्रेरित बताया गया था। यह कार्रवाई स्टैंप और रजिस्ट्रेशन मंत्री रविंद्र जायसवाल की शिकायत के बाद हुई। उन्होंने 18 जून को सीएम योगी को एक विस्तृत चिट्ठी लिखी थी, जिसमें समीर वर्मा पर भ्रष्टाचार और ट्रांसफर में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था। मंत्री ने आरोप लगाया कि मिस्टर वर्मा ने प्रोटोकॉल को अनदेखा किया, सलाह मशवरे से बचे और भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे अधिकारियों के ट्रांसफर में मदद की। खंगारोट को हटाने के पीछे भी प्रशासनिक निर्णयों में कथित लापरवाही और अनियमितताएं बताई जा रही हैं। आपका इस कार्रवाई पर क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस हफ्ते के लिए इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही इंडियन मास्टरमाइंड्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।